नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ड्रैगन फ्रूट के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। अच्छी पैदावार के लिए धान की फसल को रोगों से बचाने के उपाय। ड्रैगन फ्रूट थाईलैंड, वियतनाम, इजराइल, श्रीलंका आदि जैसे देशों में काफी फेमस है, लेकिन अब भारत में भी इसे लोग पसंद करते हैं क्योंकि स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी है और यह फल उन जगहों पर भी काफी अच्छी तरह से उगता है जहां पर कम बारिश होती है। अगर आपने भी ड्रैगन फ्रूट की खेती की है तो इससे अच्छा उत्पादन लेने के लिए किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी। हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे फल की जो जेरोफिटिक है, मतलब सूखी जगह में होती है, लेकिन अब धीरे धीरे सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी जा रहा है। मतलब जहाँ पे थोड़ी बारिश अधिक होती है या 1000 मिलीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से या 1500 तक जाती है, वहाँ तक हम उस फल की खेती कर सकते हैं। पहले ये बिल्कुल सूखे में होती थी। नाम है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट ऐसा फल जिसमें कि बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जैसे कैल्शियम बहुत ज़्यादा है इसमें, आयरन बहुत ज़्यादा है इसमें, और बड़ा रसीला है और बहुत स्वादिष्ट है। तो ड्रैगन फ्रूट बिल्कुल जेरोफिटिक है, मतलब एक तरह से सूखी जगह के लिए है, कांटेदार है। इसकी पत्तियां जो आप देखेंगे बिल्कुल गद्देदार होगी पत्तियां, तो ये पानी का लॉस कम होता है, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशनल लॉस हम बोलते हैं इसको, वो कम होता है, पानी संरक्षित रहता है इस पौधे में। इस फल के पौधों को दूसरे पौधों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। फूल आने एवं फल के विकास के समय खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग करना चाहिए। आप जो दूरी लगाए होंगे, दूसरी बात की दूरी तो आप प्रॉपर लगा चुके हैं, ये हम बात कर रहे हैं वैसे ड्रैगन फ्रूट की के बगीचे की, जहाँ पे बिल्कुल ड्रैगन फ्रूट खिल रहा है, फूल आ रहा है, उसमें फल आने वाले हैं, फल आने की क्रिया शुरू हो चुकी है। तो वैसे में आप दूरी वगैरह तो अपने हिसाब से लगा लिए होंगे। इसका ध्यान रखें कि बरसात में आंधी तूफान और बारिश ज़्यादा होती है तो जल जमाव ना हो, इसका ध्यान रखें। खरपतवार बिल्कुल न रहे, बीच में जो खरपतवार बरसात में जो आ जाता है, खरपतवार बिल्कुल न रहे, ताकि इसमें ये रोग मुक्त रहे। तो इसका अगर ध्यान आप रखेंगे तो निश्चित रूप से फलन अच्छी होगी और आपकी आमदनी अच्छी होगी। जो आपका उद्देश्य है वो पूरी तरह से पूरा होगा। ड्रैगन फ्रूट में अधिकतम उत्पादन के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 277 पौधे लगाए जा सकते हैं। ट्रिमिंग व प्रूनिंग पौधों की सीधी वृद्धि एवं विकास के लिए इनको लकड़ी व सीमेंट के खंभों से सहारा प्रदान करना चाहिए। अपरिपक्व पादप तनों को इन खंभों से बांधकर शाखाओं को सीमित रखते हुए 2 से 3 मुख्य तनों को बढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके बाद इसके ढांचे को गोलाकार रूप में सुरक्षित कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट में फूल आने से ठीक पहले और बाद की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। फूल आने से पहले शरीर का बढ़वार होता है, जो कैनोपी की बात जो हम कर रहे थे, ये ज़्यादा बढ़ता है। फूल जब आ जाता है तो इसका मतलब उस समय वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा था, शरीर बढ़ रहा था। अब सेक्स ग्रोथ ज़्यादा होगा, मतलब फल ज़्यादा बनेगा। तो जब फल ज़्यादा बनेगा उस समय शरीर कम बढ़ेगा या शरीर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए कि आवश्यक तत्व की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे समय में आप खाद मई में या जून में आप दे दिए होंगे, सामान्य तौर पे उस समय देते हैं। लेकिन अगर नहीं दिए हैं तो आप बरसात के समय गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद आप निश्चित रूप से लगभग 10 किलोग्राम प्रति थाला के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे तो जो फूल लगने का समय है, फल लगने का समय है, वो फल लगने के समय में जो आवश्यक पोषक तत्व की जरूरत होती है वो जरूरत पूरी हो जाएगी और अंततः फूल अच्छे आएंगे, फल अच्छे लगेंगे। ड्रैगन फ्रूट में कीट और व्याधियों का प्रकोप कम होता है, फिर भी इसमें एंथ्रेक्नोज और थ्रिप्स कीट का प्रकोप देखा गया है। एंथ्रेक्नोज के रोग नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
थ्रिप्स कीट के लिए एसीफेट दवा का 0.1% की दर से छिड़काव करना चाहिए। ये ड्रैगन फ्रूट अभी जब जुलाई अगस्त की बात आती है तो जुलाई अगस्त में ड्रैगन फ्रूट के फूल आने लगते हैं। अगस्त सितंबर में फल बनने लग जाता है, या अगस्त जुलाई मध्य से ही फल बनने लग जाता है। तो हम कहते हैं कि जुलाई में और अगस्त में जब फल बन रहा हो, फूल बिल्कुल खिला हुआ हो, उस समय कीटनाशक का प्रयोग कम से कम करें, इसलिए कि पर परागण की क्रिया भी होती है, वो हमारे लिए अच्छा है। तो उस समय कोई कीटनाशक, खासकर रासायनिक कीटनाशक नहीं देना है। अगस्त का सेकेंड हाफ, मतलब दूसरे पखवाड़ा में अगस्त के, वहाँ पे आप निश्चित रूप से नीम से बनी हुई, मतलब जैविक कीटनाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नीम या करंज के बीज से या पत्ती से बना हुआ, या गौमूत्र वगैरह से, वो जो हम जैसे निमाक्लोर, निमिसाइड, ऐसे करके दवाएं आती है, वो 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से प्रति लीटर पानी डालना है, उसके हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं 15 दिन के अंतराल पे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने धान की रोपाई समय पर कर दी थी, उनकी फसल अब बढ़वार अवस्था में है और इस समय खेतों में खरपतवारों अधिकता और कीट रोगों के कारण फसल की बढ़वार बाधित होती है। ऐसे में फसल की सही देखरेख करते हुए उचित प्रबंधनों को अपनाने की जरूरत होती है, जिनके बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार। बिहार में जो कहीं कहीं सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कुछ इलाकों में बारिश बहुत कम हो रही है और कुछ इलाकों में बाढ़ वाला स्थिति है, पानी का वहाँ कमी नहीं है। तो दोनों स्थितियाँ में हमारे धान में अलग अलग बीमारी आती है। धान का ये रोग देश के लगभग सभी हिस्सों में फैला हुआ है, खासकर उत्तर बिहार का ये प्रमुख रोग है। ये एक बीज जनित रोग है जो हेलमिंथो स्पोरियम और आइजी द्वारा उत्पन्न होता है। पत्ती धब्बा रोग धान की फसल को बिचड़ा से लेकर फसल पकने तक नुकसान पहुंचाता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर गोलाकार भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार कम होती है और रोग उग्रता होने पर दाने भी प्रभावित हो जाते हैं, जिससे उनकी अंकुरण क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसको आप बीज उपचार किए ही होंगे, बीज उपचार से भी काफी इसका हो जाता है। ये प्रमुख रूप से अगर ये बीमारी आपके खेत में आया हुआ हो तो कम से कम अपने खेत को ड्राई न रखें, मतलब कि सूखा ना पड़ने दें, पानी का व्यवस्था करें। और दूसरा चीज़ है कि उसमें उचित मात्रा में पोटास और फॉस्फेट फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का कम मात्रा में या स्प्लिट डोज में कम मात्रा में इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आप इसके बचाव के लिए कार्बेंडाजिम का मात्रा 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में, या कॉम्बिनेशन में भी दवाई आता है, जैसे कि फफूंदनाशक आता है, जैसे कि जिसको कि हम लोग कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का मिश्रण आता है, उसका आप 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। धान का खैरा रोग ये समस्या जस्ते की कमी के कारण होती है। इस रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और बाद में पत्तियों पर कत्थई रंग के छिटकवा धब्बे उभरने लगते हैं। रोग की तीव्र अवस्था में रोग ग्रसित पत्तियां सूखने लगती हैं, कल्ले कम निकलने लगते हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसकी रोकथाम के लिए खेतों में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले ही खेत की तैयारी के समय डालें। अगर खड़ी फसल में ये रोग दिखाई दे तो 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 5 किलोग्राम चूना 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव करें। अगर रोकथाम न हो तो 10 दिन बाद पुनः 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम चूना 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। सुखाड़ के स्थिति में दूसरा जो प्रमुख बीमारी है वो बीमारी है, आप जानते हैं कि जिसको कि झोंका कहा जाता है या ब्लास्ट कहा जाता है। पूरा आपका खेत जला हुआ लगता है। तो इसका जो लक्षण है, इसमें क्या होता है कि पौधे के पत्तियों पे जो सीडलिंग स्टेज में हो या जब पौधा बड़ा भी हो जाता है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि अभी उसके जो धब्बे हैं, गोलाकार धब्बे इसमें नहीं होते, इसमें नाव के आकार के धब्बे होते हैं या आँख के आकार के धब्बे होते हैं
और बीच में धूसर रंग का या जो है ऐश कलर का या राख के कलर का होता है, और बाहरी जो उसका जो आवरण है उस पे जो है आप देखेंगे कि भूरे रंग का जो है धब्बा बनता है। मतलब अगर इसको बचाव आपको करना है तो जो है फर्टिलाइज़र का बैलेंस डोज का आप इस्तेमाल करें। अगर आवश्यकता से ज़्यादा आप यूरिया डाल देंगे तो ये बीमारी का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। अब जो लास्टली जो है फफूंदनाशक हमको इस्तेमाल करना है, तो फफूंदनाशक में बाज़ार में ट्राईसाइक्लाजोल नाम की आराम से मिल जाता है। 600 ग्राम मात्रा आप प्रति हेक्टेयर की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि बहुत स्थिति खराब है तो आप 1 सप्ताह या 10 दिन के अंतर पे दूसरा छिड़काव भी कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मिट्टी, जिसे हम माँ का दर्जा देते हैं, इसकी ऊपरी परत में सभी फसलों की खेती होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ अब प्रकृति में बदलाव हो रहा है। मानवीय चूक और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अब मिट्टी के ऊपरी स्तर जो कि बहुत उपजाऊ होती है, वह अनेक कारणों से कम होती जा रही है, जिससे फसलों की पैदावार कम हो रही है और कई खेती योग्य भूमि बंजर होने की कगार पर है। ऐसे में मिट्टी को संरक्षित करने की जरूरत है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मिट्टी कृषि का आधार है, जो मनुष्य और पशुओं की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे खाद्य के लिए पानी की है, और खेती करके किसान फसलों से अधिक उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मरछा, जिला सुपौल के कृषक उत्तम ठाकुर ने। ये ग्लैडुलस फूल की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो उत्तम ठाकुर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम बात करेंगे ग्लेडिया की खड़ी हुई फसल में, जिसे नौरंगा भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम खरपतवार प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हम कोई भी फसल का अधिक उत्पादन या अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो हमको फसल को खरपतवार मुक्त रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये खरपतवार जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए, जल के लिए, पोषक तत्वों के लिए मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। साथ ही साथ ये कीट और व्याधियों के आश्रय स्थल का भी काम करते हैं। तो किसान भाइयों, आप सभी को सलाह है कि फसल जब भी आप लगा रहे हैं, आप उसको निरंतर फसलों में निंदाई गुड़ाई करते रहें, जिससे फसलों को खरपतवार मुक्त रखा जा सके। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जल प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जल प्रबंधन के लिए लगातार 3 से 4 दिन के अंतराल में, 2 से 3 दिन के अंतराल में लगातार हल्की सिंचाई करते रहें। और इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा, जल की मात्रा जो है ना अत्यधिक ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। तो अगर पानी कहीं पर इकट्ठा हो रहा है, जल का संचय हो रहा है, तो आप उसके लिए निकास की व्यवस्था बनाए रखें। आज के समय में कोई भी फसल कीट और रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है। ऐसे में फसल का निरीक्षण करते रहना चाहिए। यदि कोई कीट या रोग फसल पर दिखाई दे तो उसकी सही पहचान करके पहले भौतिक विधियों को अपनाएं, इसके बाद जैविक उपायों को अपनाएं, और यदि इससे भी कीट रोग का प्रकोप कम न हो तो अंत में रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। इससे दवाओं पर होने वाले अनावश्यक खर्च से बच जाएंगे और कम लागत में अच्छा मुनाफा मिलेगा। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इस फसल में फसल सुरक्षा की। तो इसमें अगर कीटों की बात करें तो लीफ माइनर का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। तो जिसके नियंत्रण के लिए आप शुरुआती अवस्था में कोई भी नीम आधारित कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। 5 ml प्रति लीटर नीम तेल जो है 1 लीटर पानी में मिलाकर इसका घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और अगर कीटों की संख्या अधिक हो गई हो तो कोई भी रासायनिक कीटनाशी जैसे इमिडाक्लोप्रिड 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। वहीं हम अगर रोगों की बात करें तो इसमें
पत्ती धब्बा रोग जो है अत्यधिक देखने को मिलता है। पत्तियां जिससे झुलस जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है रुक जाती है और उत्पादन जो है अत्यधिक कम हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप कोई भी सिस्टमिक फंगीसाइड जैसा हेक्साकोनाजोल हो गया, M45 हो गया, COC हो गया, आप इसका 2 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। अक्सर देखने में आता है कि किसान भाई कड़ी मेहनत करके फसल तैयार तो कर लेते हैं और जब समय आता है फूल तुड़ाई का तो जल्दबाजी कर देते हैं, जिससे फूलों की गुणवत्ता कम हो जाती है, जिसका अच्छा बाजार मूल्य नहीं मिलता है। और एक चीज का आपको किसान भाइयों मैं विशेष तौर पे बताना चाहूंगा कि इसमें पुष्पों की तुड़ाई जो है निरंतर